हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप भी ये कभी कभी सोचते होंगे कि कभी गुलजार सर हमें बताते हैं कि ग्रामर की फैमिली है, कभी बताते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का वजन है, और आज बताएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के 4 व्हील्स हैं, यानी कि 4 टायर्स हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको जानबूझ के बताता हूं। ये ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आप इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से और हमेशा के लिए सीख जाओगे। इसके पीछे जो लॉजिक है वो अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपको ये लैंग्वेज बिल्कुल इजी लगेगी। देखिए, मेरा बस एक मकसद है कि मैं आपको ये ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह से सिखाऊं कि आप दूसरों को भी सिखा पाओ। तो इसीलिए ऐसी ऐसी ट्रिक्स जानना बहुत जरूरी है, और ये ट्रिक्स हमें इस लैंग्वेज को समझने में हेल्प करती है। आप मेरे पिछले टॉपिक्स प्लीज देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे टॉपिक्स पढ़ने के बाद कैसे लगे। क्या आपको अब इंग्लिश लैंग्वेज इजी लगने लगी? आपका ग्रामर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अब धीरे धीरे क्लियर होने लगा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो है 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसको शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम पिछले टॉपिक का एक क्विक रिकैप लेते हैं। पहली जो ट्रिक थी वो मैंने आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही लाइन में समेट के दे दिए। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप बस इस लाइन को याद करेंगे ना, इस लाइन को, तो आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हो जाएंगे। लेकिन हम इस लाइन तक कैसे पहुंचे? हमने हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग डिस्क्राइब किया। तो असन क्या है? किसी बंदे का नाम है, असन हो गया नाउन। इसी तरह से फिर मैंने यहां पे लिखा रिच असन। तो ये असन कैसा है? ये अमीर है। तो यहां पे जो रिच है ना, ये असन की खुसूसियत को बयान कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें इस बंदे के बारे में। तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी को बयान करे, हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहां पे रिच क्या है? एडजेक्टिव। फिर मैंने लिखा रिच असन इज। तो ये जो रिच है ये कौन है? ये असन है। तो यानी कि रिच एडजेक्टिव है, असन एक बंदा है, और इज क्या है? ये मैंने आपको इज, एम और वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड और कुछ मॉडल्स बताए हैं आपको। ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स। रिच असन इज वॉकिंग। तो क्या कर रहा है? रिच असन क्या कर रहा है? ये चल रहा है। तो ये चलना क्या हो गया? ये हो गया आपका वर्ब। रिच असन इज वॉकिंग स्लोली। तो रिच असन कैसे चल रहा है? स्लोली, धीरे धीरे से चल रहा है। तो ये जो स्लोली है ये हमें इस वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है, इस वर्ब के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब स्लोली क्या हो गया? ये हो गया एक एडवर्ब। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू एडवर्ब। ये आप याद रखिएगा। फिर मैंने लिखा रिच असन इज वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स। रिच असन चल रहा है धीरे धीरे, किस जानिब, किस तरफ चल रहा है? तो ये जो टुवर्ड्स है ना, ये भी बताएगा कि वो किस तरफ चल रहा है। रिच असन इज वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द किचन। तो असन किस तरफ जा रहा है? किचन की तरफ। असन क्या है? एक नाउन है। किचन क्या है? ये भी एक नाउन है। तो ऐसा वर्ड जो हमें दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस, एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताए, उनकी पोजीशन बताए, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो टुवर्ड्स क्या है? ये है एक प्रीपोजिशन। और यहां पे मैंने और एक चीज लिखी है द किचन। तो पर्टिकुलर जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो द क्या है? एंड द, ये 3 है आर्टिकल्स जिनको मैंने आपको बताया था कि ये किसके? नाउन के पेट्स है। तो इसलिए एंड द उमूमन किसके साथ आते हैं? नाउन्स के साथ। तो इससे भी आपको ये प्रूव हो गया कि किचन क्या है? एक नाउन है। इसके बाद मैंने लिखा
रिच असन इज वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द किचन एंड, देखिए यहां तक तो एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया, रिच असन इज वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द किचन, तो एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अब मैंने यहां पे जोड़ा एंड, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें और कुछ जोड़ने जा रहा हूं, कुछ और चीज, कोई और सेंटेंस जोड़ने जा रहा हूं। तो रिच असन इज वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द किचन एंड ही सेज, और मैंने यहां पे क्या लिखा, एंड ही, यानी कि वो कौन, असन, तो ही किसके बदले आया, असन के बदले, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो ही है इसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। मैंने आपको बोला था कि नाउन का बेटा क्या है, प्रोनाउन, और जब नाउन मिसिंग होगा, देखिए एक सेंटेंस तो यहां तक हो गया ना, अब यहां से दूसरा सेंटेंस बनेगा, लेकिन उसमें हमें फिर से असन नहीं लिखना है, असन के जैसा प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो ही क्या है, ये एक प्रोनाउन है, और एंड क्या है, क्योंकि मैं अब दूसरा सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, तो दोनों सेंटेंसेस को मिलाने का काम करेगा ये एंड। तो इस तरह के वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, हम बोलते हैं उनको कंजंक्शंस। बात समझ गए। और सेज तो हमने डिस्कस किया हुआ है, वो है वर्ब। तो लास्ट में हम इस सेंटेंस पे पहुंचे थे, रिच असन इज वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द किचन एंड ही सेज हुर्रा। तो मैं इस सेज को हटाता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं स्क्रीम्स। तो स्क्रीम्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इससे थोड़ा पता चलेगा कि जो असन है वो एक्साइटेड है। बात समझ गए। तो इसीलिए फिर उसकी जो इमोशन है वो ये हुर्रा वाला वर्ड जाहिर करेगा। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारी इमोशंस को जाहिर करते हैं, फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। बात समझ गए। तो यही सारे है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सारे ग्रामर्स लिखते हैं 8, लेकिन मैंने आपको बोला 10, ताकि जितनी भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो सब इसी एक लाइन में आ जाए। रिच एडजेक्टिव, असन एक नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग एक वर्ब है, स्लोली एक एडवर्ब है, टुवर्ड्स प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, किचन एक नाउन है, एंड एक कंजंक्शन है, ही एक प्रोनाउन है, स्क्रीम्स एक वर्ब है, हुर्रा एक इंटरजेक्शन है, स्पेशल वर्ड है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात जो मैंने आपको बोली थी वो ये कि इंग्लिश लैंग्वेज का वजन है, और वो वजन कितना है, मैंने बोला था आपको 5 पाव, यानी कि 1 किलो 250 ग्राम। तो ये सिंपली एक ट्रिक है, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखने के लिए। मैंने यहां पे लिखा प्रूफ, इंग्लिश एक 5 पाव लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है, ये एक कहां से आया, बेसिकली ये एक नहीं है, ये है आई, ठीक है। तो आई से हो गया आपका इंटरजेक्शन, पी से हो गया आपका प्रोनाउन, ए से हो गया आपका एडजेक्टिव, नेक्स्ट ए से हो गया आपका एडवर्ब, एन से हो गया आपका नाउन, सी से आपका हो गया कंजंक्शन, एच से हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, पी से हो गया आपका प्रीपोजिशन, ए से हो गया आपका आर्टिकल्स, वी से हो गया आपका वर्ब। तो यही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। बस राइटिंग के लिए हम एडिशनली यूज करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, लेकिन स्पीकिंग के लिए ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला भाई देखिए, जो जो चीजें हैं, जैसे कि मान लो मैंने कोई चीज बनाई, ठीक है, उसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है अलग अलग से, लास्ट में वो सारे मिलके वो चीज बनाते हैं। जैसे कि चाय हमने बनाई, उसमें चाय पत्ती लगती है, उसमें पानी होता है, दूध होता है, चीनी होती है, तो वो सब मिलके बनाती हैं चाय। तो इसी तरह से ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल्स, ये सारे क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि बोल चाल के हिस्से। तो इसीलिए मैंने बोला भाई इन सब का वजन कितना है, ये टोटल में कितने हैं, ये है 1 5 पाव, ठीक है। इस आई को अब क्या समझना, 1। तो इसी में तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए ना।
इसलिए मैं बोलता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज का वजन है 1/5 पाव। बात समझ गए? तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है व्हील्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मेरा नाम है गुलजार अहमद मीर और आप देख रहे हैं गुलजार सर टीच। चलिए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं यहां पे 4 सेंटेंसेस लिखूंगा और मैं आपको उन 4 सेंटेंसेस से ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने 10 पढ़े, लेकिन उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है। अगर हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बाय एक सीखने लगे ना तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें से हम क्रूशियल जितने भी हैं वो देखेंगे, ठीक है। और अगर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से अगर आपने 4 सीख लिए ना तो आप समझ लीजिए आपको 70-80% तक आपकी लैंग्वेज मुकम्मल है, आपको लैंग्वेज आ गई। लेकिन ये 4 टॉपिक्स आपको पूरे ध्यान से सीखने पड़ेंगे। और इसमें से अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो प्लीज या तो मुझे आप फोन पे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। या तो मैं, जैसे कि मैंने बोल रखा है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, टेलीग्राम पे भी हूँ, और इस तरह से मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर इंग्लिश के नाम से, तो आप मुझे किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये 4 टॉपिक्स आपको समझने बहुत जरूरी है अगर आपको सच में इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। इन 4 टॉपिक्स के बाद हम जितने भी बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी सीखेंगे, लेकिन ये 4 बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं पहले ये 4 सेंटेंसेस लिखता हूं और आपको ये प्रूव करके दूंगा कि कौन से 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पे लिखा शी इज कॉलिंग अ सन। शी क्या है, कौन है, एक लड़की है, उसका नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो वो असन को बुला रही है, शी इज कॉलिंग असन। असन क्या है, एक नाम है किसी बंदे का, किसी शख्स का। तो वो क्या कर रही है, वो बुला रही है। तो कॉलिंग क्या है, एक वर्ब है। ये हो गया पहला सेंटेंस। तो मैंने यहां पे 4 सेंटेंसेस लिखे। पहला सेंटेंस है शी इज कॉलिंग असन, वो असन को बुला रही है। कोई लड़की है जो असन को, किसी बंदे को, किसी शख्स को बुला रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो वो क्या कर चुके हैं, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने क्या किया है, खेला है। क्या खेला है, क्रिकेट। बात समझ गए। He is driving a car. वो क्या कर रहा है, कोई बंदा है, वो चला रहा है। क्या चला रहा है, एक कार चला रहा है, एक गाड़ी चला रहा है। You will go to market. तो आप जाओगे कहां, मार्केट। अभी नहीं गया है, जाएगा। तो ये अलग अलग सेंटेंसेस है। तो इनमें हम देखेंगे कि भाई हमने तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 पढ़े, उनमें से अक्सर और बेशतर यूज क्या क्या होते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तो होता है, एक वर्ब तो होता है, ठीक है। तो ये मैंने सारे सेंटेंस ऐसे लिखे हैं जिनमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। सब्जेक्ट जो काम करे और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो, वो आपको याद होगा। तो ये शी क्या है, किसी लड़की का शी नाम होता है, नहीं, ये उसके नाम के बदले यूज हुआ है वर्ड। तो इसको हम, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ये है एक प्रोनाउन। बात समझ गए। दे, उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, क्रिकेट खेला।
ठीक है, तो दे क्या है, दे किसी बहुत सारे लोगों का नाम होता है, नाम तो नहीं होता ना, सबका नाम नहीं लिखेंगे, इसीलिए उन सब नामों के बजाय हम एक प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है, तो दे भी क्या है, ये भी है प्रोनाउन। बात समझ गए? ही किसी बंदे का नाम होता है नहीं, उसका नाम जैसे कि असन है, असन नाम तो है किसी बंदे का, लेकिन अगर मुझे दोबारा उसी के बारे में बात करनी है, असन के बारे में, तो मैं क्या लिखूंगा, ही, तो ये भी एक प्रोनाउन है। यू यानी कि तुम, आप, आपका नाम आप है नहीं, आपका तो अपना कोई नाम होगा ना, लेकिन मैं कैसे आपको बोलूंगा, मैं बोलूंगा यू, आपका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सीधा प्रोनाउन यूज करूंगा आपके नाम के बदले, तो यू भी क्या है, एक प्रोनाउन। तो इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर 10 हैं तो प्रोनाउन सीखना इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए? अब यहां पे देख लीजिए, इज क्या है, हैव क्या है, ये इज मैंने यहां पे फिर से लिखा, विल मैंने यहां पे लिखा, तो ये मैंने आपको बताया था, इज, एम, और, वॉज, वर, हैव, हैज, है, डू, डज, डिड और कुछ मॉडल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये है हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसका मतलब भाई एक तो हम प्रोनाउन सीखेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब कॉलिंग, प्लेड, ड्राइविंग, गो, ये क्या है, ये सारे तो काम है ना, किसी को कॉल करना, ठीक है, उसको कॉल नहीं हो जाएगी जब तक करोगे नहीं, तो इसका मतलब ये एक काम है। खेलना, ये भी तो काम है, गाड़ी चलाना, ये भी तो काम है, ठीक है, जाना किसी जगह, तो ये भी तो काम है ना। तो ऐसे वर्ड्स को जिनसे हमें किसी काम के बारे में पता चले, हम इनको क्या बोलते हैं, ये है एक वर्ब। बात समझ गए? इसका मतलब 3 चीजें आ गई जो कंपलसरी है सीखनी, एक तो प्रोनाउन, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक तो वर्ब। अब चौथी चीज देखते हैं, असन किसी बंदे का नाम है, क्रिकेट किसी गेम का नाम है, अ कार किसी चीज का नाम है, और इसके साथ आ गया, तो जब भी आर्टिकल आए ना, आप समझ लेना उमूमन वो एक नाउन होगा। तो कार क्या है, एक नाउन। मार्केट किसी जगह का नाम है, तो ये सब तो नाम है ना, तो नाम को हम क्या बोलते हैं ग्रामर में, नाउन। इसका मतलब 4 चीजें आ गई हमारे पास जिनको सीखना कंपलसरी है, इनके बगैर आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते हो। आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोनाउंस के बारे में, कि ही कब लगेगा, शी कब लगेगा, दे कब आएगा, आई, वी, यू, ठीक है, ये किस तरह से यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स किस तरह से यूज होते हैं, इज कब आएगा, एम, और, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये किस तरह से यूज होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, मॉडल्स, ठीक है। और इसी तरह से वर्ब्स का कैसे यूज होते हैं, कब आएगी फर्स्ट फॉर्म, कब आएगी फिफ्थ फॉर्म, कब आएगी थर्ड फॉर्म, कब आएगी सेकंड फॉर्म, और इसी तरह से नाउन्स के बारे में। तो नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है सीखनी, इसीलिए मैं इनको बोलता हूं कि भाई ये है 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि एक गाड़ी है, तो गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है, आपको क्या लगता है? कोई बोलेगा ड्राइवर, कोई बोलेगा भाई इंजन, कोई बोलेगा तेल, कोई कुछ भी बोले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं गाड़ी के 4 पहिए। अगर 50 लाख 10 करोड़ की भी गाड़ी होगी ना, ठीक है, उसकी भी वैल्यू नहीं है जब तक कि उसमें टायर नहीं लगे हुए हों, क्योंकि गाड़ी का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं, किसी जगह जाने के लिए, कहीं से आने के लिए। तो जाने आने के लिए अगर उसमें सब कुछ होगा लेकिन टायर नहीं होंगे, तो क्या हम उस गाड़ी का इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से इस इंग्लिश लैंग्वेज के ये 4 टायर्स है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इनको सीखना बहुत ही जरूरी है।
और मान लो अगर आपको किसी इन 4 टॉपिक्स में से किसी में गड़बड़ रही, तो इसका मतलब उस गाड़ी का कोई टायर पंचर है, कोई टायर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तब भी वो गाड़ी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए इन 4 टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने ये गाड़ी बनाई, ये टायर समझ लो ये है नाउन, ये टायर आप मान के चलिए ये है प्रोनाउन, ये टायर जो है ये है आपका वर्ब, और ये टायर जो है ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। ये हो गए इस गाड़ी के 4 पहिए, जिनके बगैर ये गाड़ी बिल्कुल एक कबाड़ है, इसका कोई यूज ही नहीं है। बात समझ गए? अब इसके बाद अब कौन सी चीज है जो इंपॉर्टेंट है गाड़ी में? वो होता है गाड़ी का इंजन। ठीक है, तो 4 टायर्स के बाद इंपॉर्टेंट क्या है गाड़ी में? वो है उसका इंजन, जिसकी बहुत कॉस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। तो ये 4 चीजें सीखने के बाद हम इस गाड़ी का, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आप समझ लीजिए गाड़ी है, हम इस गाड़ी का इंजन तैयार करेंगे, इंजन के बारे में जानेंगे, जो कि है हमारा टेंसेस। ठीक है, तो जैसे गाड़ी का इंजन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है? टेंस। बात समझ गए? अब और एक चीज होती है भाई, इंजन तो तब तक नहीं चलेगा ना जब तक इसमें कोई ना कोई चीज हम डालें। वो कौन सी चीज होती है? क्या चीज होती है जो हम इंजन में डालते हैं और वो इंजन स्टार्ट होता है, वो इंजन काम करने लगता है? क्या होता है वो होता है फ्यूल। तो इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की गाड़ी का भी फ्यूल है, और वो क्या है? वो है वोकैबुलरी। जितने आपको वर्ड्स याद होंगे उतना इस इंजन को तेल मिलता जाएगा, टेंसेस को उतना तेल मिलता जाएगा। जहां पे भी आप कोई वर्ड भूल गए, ठीक है, और वहीं पे वो इंजन क्या हो जाएगा? वो अटक जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, हम अक्सर कोई ना कोई वर्ड भूल जाते हैं, और वहां पे हम क्या करते हैं? तो वो क्या होता है? वो हमारी गाड़ी वहां पे अटक जाती है, क्योंकि हमारे पास वो फ्यूल उस वक्त नहीं होता है। तो जितने आपके पास वर्ड्स होंगे उतना ये इंजन अच्छे से चलता जाएगा। तो अब ये इंग्लिश लैंग्वेज की गाड़ी है, और इसके 4 पहिए, और इसका इंजन, और वोकैबुलरी। बस इतना सा आपको समझना है और आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। ये एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये समझना बिल्कुल ये 20-20 मिनट का काम है, इन पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इन्हीं का इस्तेमाल होता है फिर टेंसेस में। आपने देखा होगा उमूमन स्कूल्स में क्या होता है, या कोचिंग एकेडमीज में क्या होता है, कि वहां पे आते हैं टीचर और सीधा बोर्ड पे लिखते हैं टेंस। ठीक है, और उससे बंदा हो जाता है बिल्कुल टेंस। वो सोचता है कि भाई मुझे कैसे आएगा, उसको डेफिनेटली नहीं आएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपना इंसिडेंट जरूर शेयर कीजिएगा। एक स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ होता है, वो टेंसेस पे डायरेक्टली कैसे पहुंचेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर कर दूं पहले, ताकि आपको टेंसेस में एक भी % प्रॉब्लम ना आए। मैंने हर एक टॉपिक की ट्रिक बना के रखी है। अभी तक अगर आपने देखा होगा तो जब से हमने शुरू किया ना, तब से मैं आपको ट्रिक्स की मदद से ही इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, और आपकी समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बस इन 4 चीजों पे आपको फोकस करना है, और मैं गारंटी देता हूं आपको 70 to 80% इंग्लिश आ गई।
क्योंकि इन 4 पे डिपेंड है आपके टेंसेस। और अगर आपने टेंसेस सीखे, आपको सेंटेंसेस बनाने आ गए, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन वो भी आएगी, आपको वो भी आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारा दारोमदार है इन 4 चीजों पे। इनमें कहीं पे भी गड़बड़ होगी, यानी कि कोई भी टायर में से पंक्चर होगा, तो फिर काम नहीं बनेगा। अब जैसा कि अब आप जान गए होंगे कि ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये इस गाड़ी के, इंग्लिश लैंग्वेज की जो गाड़ी है, इसके 4 टायर्स हैं। तो इन्हीं में से हम पहला टायर हमारी नेक्स्ट क्लास में यानी कि नाउन के बारे में जानेंगे। और मैंने इसके लिए एक ऐसी ट्रिक बनाई है जिसको देखने के बाद आपको सच में मजा आ जाएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपकी समझ में आ चुका होगा और अब आपको ग्रामर के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूं, जहां पे मैं ये सारे लेसन्स का मटेरियल शेयर करता हूं। प्लस आप मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो डॉक्टर इंग्लिश के नाम से, जहां पे मैं बच्चों को वोकैबुलरी सिखाता हूं। मिलता हूं आपके साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।